इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूकारियोटिक सेल के बारे में। हम जान गए हैं कि सेल के दो टाइप्स होते हैं, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल। तो मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा प्रोकारियोटिक सेल का स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में और कुछ शेप के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पे हम लोग यूकारियोटिक सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यूकारियोटिक सेल का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे ऑर्गेनल्स स्पॉट किया है और एक स्ट्रक्चर लिया है। तो यहाँ पे हम यहाँ देखेंगे क्या यूकारियोटिक सेल में 4 टाइप्स के सेल होते हैं। एनिमल्स एनिमेलिया होता है, प्लांटी होता है और प्रोटिस्टा होता है, फंगी होता है। तो ये सब का जो है 4 टाइप्स, ये चारों टाइप्स का सेल जो है वो यूकारियोटिक सेल में आता है। लेकिन हम समझने के लिए अभी हमने लिया है एनिमल सेल को। तो एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर मैंने लिया यहाँ पे और एनिमल सेल में क्या क्या पाया जाता है और कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या रोल है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ नेम लिख दिया है, कंपोनेंट्स ऑफ टाइपिकल एनिमल सेल। फर्स्ट है न्यूक्लियस, राइबोसोम, है, इसको लिटिल डॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ये सब हमारा कंपोनेंट है। वेसिकल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस या इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, साइटोस्केलेटन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन, वैक्यूल, साइटोजॉल, लाइजोजोम, फिर है सेंट्रोजोम, नेक्स्ट हमारा है सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें कुछ ऑर्गेनल्स का जो है हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करके यहाँ बताएंगे कि इसका क्या क्या फंक्शन है और ये सब कहाँ कहाँ किस फॉर्म में पाया जा रहा है, ये देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यूकारियोटिक का मतलब हुआ एडवांस्ड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, मैच्योर्ड फॉर्म में रहता है और वेल डेवलप्ड रहता है ये। तो न्यूक्लियस हमारा ये मैंने दिया है कि इस तरह का डॉट से ये घिरा हुआ है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और हमने देखा था कि प्रोकारियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, कोई उसमें बाउंड्री नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि हर ऑर्गेनल्स का एक बाउंड्री होगा और हर ऑर्गेनल्स जो है एक बाउंड्री के अंदर ही रहेगा और अपना फंक्शन करेगा। यहाँ भी देख रहे हैं बाउंड्री नज़र आ रहा होगा आपको। तो एक डिफरेंस आपको मन में हमेशा याद रखना है कि प्रोकारियोटिक सेल के जितने ऑर्गेनल्स होते हैं वो नो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, और जबकि यूकारियोटिक सेल में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनल्स होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, मतलब उस सब में बाउंड्री होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आप देख रहे हैं एक बाउंड्री है, यहाँ पे भी मैंने कुछ दिखाया, ये भी बाउंड्री से है। वैक्यूल में भी एक बाउंड्री नज़र आ रहा है आपको हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। तो न्यूक्लियस में जो मैंने यहाँ दिखाया कि जो सेंट्रल पोजीशन है वो न्यूक्लियस का है, और न्यूक्लियस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ शेल। मतलब न्यूक्लियस जो है कमांड करता है एक्टिविटी ऑफ शेल का। तो जो भी सेल में केमिकल प्रोसेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अकॉर्डिंगली होगा। न्यूक्लियस कैसे बना है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। न्यूक्लियस, ये बाउंड्री हमारा दिखा रहा है, न्यूक्लियस का एरिया है। न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क स्पॉट मैंने किया है इसका मतलब हुआ न्यूक्लियस, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो बाउंड्री हमारा है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। जो न्यूक्लियर जिस बाउंड्री से घिरा हुआ है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। और इस मेम्ब्रेन के बीच में कुछ गैपिंग है, छोटा छोटा छिद्र है, पोरस है, इसको हम लोग न्यूक्लियर पोरस कहेंगे। और उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मा पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो डॉट आप देख रहे हैं छोटा छोटा, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और इसमें जेनेटिक मटेरियल्स जो है रहता है, इसको हम लोग क्रोमैटिन फाइबर्स भी कहते हैं। और हमने उसमें भी देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए को रखता है, जो कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है।
तो न्यूक्लियस कंप्लीटली जो है इतने सारे पार्ट से बने हुए हैं। तो न्यूक्लियस अगर हम कहें तो न्यूक्लियस में आ जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोरस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब हमारा क्या है, न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं। तो न्यूक्लियस हमारा क्या यहाँ है, वेल डेवलप्ड है। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। कुछ कंपोनेंट जो इसके पार्ट है उसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके 3 नेम हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जो हमारा आउटर जो घिराव है सेल का, वो हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में क्या होता है, इसका क्या फंक्शन क्या है। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। इसको हम लोग कहते हैं, दूसरा पॉइंट इसका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable to ions and organic molecules and regulates the movement of substances in and out of cells। मतलब ये सेलेक्टिव नेचर का भी होता है कि सेल के अंदर कौन सा आयंस उसमें रेगुलेट होगा, अंदर आएगा, और किसको बाहर जाना है, वो सब रेगुलेट करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा इसका रोल है। तो ये 2 नेचर का हो गया, प्रोटेक्शन नेचर इसका हो गया और परमेबल नेचर इसका हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है ये गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस हमारा जो है नेक्स्ट है, इसको देख लीजिए। गोल्गी बॉडीज़ को गोल्गी बॉडीज, इसको हम गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं। ये मैंने इस शेप से इसको दिखाया है। मैंने कुछ इसमें लिया है, बहुत जगह पे होते होंगे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है। कुछ गोल्गी बॉडीज़ को बना करके 1 2 3 4 इस तरह का 4 मैंने लिया है यहाँ पे। तो ये हमारा गोल्गी बॉडीज़ का ये स्थान है, हमारा प्लेस है। इसका काम क्या है, इट एक्ट्स टू प्रोसेस एंड पैकेज द मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल। सेल में जो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और इसको पैकिंग का काम करता है गोल्गी बॉडीज़। प्रोटीन्स और लिपिड जो सेल के अंदर बनते हैं उसको जो पैकिंग करेगा वो क्या रहेगा, गोल्गी बॉडीज़ करेगा। लिपिड्स का मतलब हुआ वैसा लिक्विड जो डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर में, उसको हम लिपिड्स कहते हैं। LIPIDS लिपिड्स कहते हैं। तो ये लिपिड्स और राइबोसोम के द्वारा जो बना हुआ प्रोटीन्स हमारा है, वो दोनों का ये पैकिंग करता है। तो गोल्गी बॉडीज हम समझ चुके हैं। अब हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हमारा है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के रिस्पिरेशन में काम करता है और ये ब्रेक्स इट डाउन एंड टर्न्स इनटू एनर्जी। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स इसमें होता है इसको ब्रेक्स करता है, ग्लूकोज को, और एनर्जी जो है इसको प्रोड्यूस, एनर्जी बनाने में इसका मदद करता है ये सेल का। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक तरह से इसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और वहाँ पे कौन था, प्रोकैरियोटिक में मीजोजोम था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल वहाँ निभा रहा था मीजोजोम। नेक्स्ट हमारा है लाइजोजोम के बारे में देखेंगे। लाइजोजोम को मैंने सर्कुलर पार्ट माने कि बाउंड्री दिखा करके अंदर में ऐसा शेप दे दिया है। ये लाइजोजोम हमारा है, यहाँ है। लाइजोजोम का क्या काम है, इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वेस्ट सेल होता है, जो वर्न आउट सेल होता है, और जो एक्सेस ऑर्गेनल्स होता है या फूड पार्टिकल्स है, तो जो भी एक्सेस है, जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को ये अपने अंदर डाइजेस्ट कर देता है। इस क्वालिटी के कारण से लाइजोजोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं।
तो लाइजोजोम का मेनली काम क्या है? इन्वॉल्व इन डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल, इट इज़ द वर्क ऑफ लाइजोजोम। तो ये लर्न कर लेना है आपको कि ये जो इन्वॉल्व होता है वो डाइजेशन में होता है और वेस्ट रिमूवल में ये हेल्प करता है लाइजोजोम। अब हमारा है काम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का फुल फॉर्म हुआ, ईआर का मतलब हुआ ई से इंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम। इसका क्या काम है? ये जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स which are used in the production of new cellular, which are used in the production of new cellular, मतलब न्यू सेल्स में जब प्रोडक्शन अगर हम न्यू सेल का करेंगे डिवीजन के बाद, तो उसमें कुछ नीड होता है। कोलेस्ट्रॉल जो भी है आपका, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स है, तो इसका क्या काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये भी जो है सिंथेसिस भी करता है, मतलब प्रोड्यूस भी करता है, और लिपिड का स्टोरेज भी करता है। तो ये इसके दोनों काम हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है छोटा सा शेप में कि ये न्यूक्लियस के ही आसपास रहता है, न्यूक्लियस के पास रहता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ़। तो मैंने रफ़ स्मूथ के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे रफ़ के बारे में, रफ़ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने यहाँ दिखाया है, ये भी न्यूक्लियस के पास है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद है ये। और मैंने यहाँ पे इसको लाइन बनाते हुए इस पर डॉट 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 कर दिया है, ये दिखाने का प्रयास किया है। और ये न्यूक्लियस के ही पास है ये भी। इसका क्या फंक्शन है? रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है वो हम देख लेते हैं। तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? इट इज़ एन ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सिस्टेन, ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स। तो इसका हम कॉन्सेप्ट ये ले सकते हैं कि मेनली इसका काम है प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम क्या है? प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। राइबोसोम का काम समझ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम समझ चुके हैं, ये सब कुछ काम है। मैंने कुछ ऑर्गेनल्स का इसमें जो है दिखाने का प्रयास किया है, और ताकि आप फैमिलियर हो सकें कि बायोलॉजी में ये सब ऑर्गेनल्स का क्या क्या रोल है, ये सब आप समझ सकें। जैसे कि मैंने फिगर में नहीं दिखाया, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं सेंट्रोजोम। एक टर्म मैंने यहाँ लिया था सेंट्रोजोम, जब मैं यहाँ पे टाइप बता रहा था तो इसमें एक टर्म था सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम क्या है वो देख लीजिए। ये जो है एक्चुअल में इसका मेन पर्पस होता है सेंट्रोजोम का, कि जिस सेल में सेल वॉल नहीं होता है उसमें ये स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। सेंट्रोजोम क्या होता है जनरली, कि जिस सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर और शेप को बनाए रखने के लिए सेंट्रोजोम उसमें हेल्प करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है और प्लांट सेल में होता है, और बैक्टीरिया में भी आपने देखा था, बैक्टीरिया सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखा था सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल मेनली क्या करता है कि स्ट्रक्चर बनाने में सेल का हेल्प करता है। क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है तो उसकी जगह पे रोल कौन निभाएगा? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम का क्या काम है? स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करना। एक टर्म हमारा है वैक्यूल्स। एक ऑर्गेनल्स हमारा है वैक्यूल। जो वैक्यूल हमारा है उसके बारे में हम समझ लें। ये जो है एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है ये, लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो मच लार्जर देन एनिमल सेल होता है। और वैक्यूल्स का काम क्या होता है? VACUOLE, ये दोनों जगह पे काम करते हैं फूड को स्टोर करने में
और एनी वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और सेल माइट नीड टू सर्वाइव। मतलब सेल को सर्वाइव करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस सब का स्टोरेज कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। तो एक पॉइंट याद रखिए कि वैक्यूल का क्या काम है? स्टोरेज ऑफ फूड करना, VACUOLE, वैक्यूल। और ये दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होगा वो मच लार्जर देन एनिमल सेल होगा। अब हमारा एक और है, मैंने यहाँ पे लिया है, वहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाया है, लेकिन इसको डिफाइन कर दे। साइटोजोल क्या होता है? CYTOSOL, साइटोजोल। ये एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में जाना जाता है। ये एक्चुअल में इसका जो फंक्शन है, इट ट्रांसपोर्ट्स मेटाबॉलिटीज फ्रॉम देयर प्रोडक्शन साइट टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साइटोकाइनेसिस व्हेन द सेल डिवाइड्स इन मिटोसिस। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबॉलिटीज को, जहाँ मेटाबॉलिटीज होता है उस साइड से ये सेल के दूसरी साइड पे ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये मेटाबॉलिज्म समझ में आपको आ ही रहा होगा कि आप में जो फंक्शन हो रहा है सेल का, उसका कितना अच्छा से फंक्शन हो रहा है, सारे एक्टिविटी सही से हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि उसकी मेटाबॉलिज्म सही है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो भी होता है, जहाँ पे भी फंक्शन होता है, उससे जो रिज़ल्ट आता है उस प्रोडक्शन साइट से लेकर के ये सेल के अदर पार्ट्स में ये उस मेटाबॉलिटीज से जो रिज़ल्ट आया उसको वो दूसरे पार्ट में पहुँचाने का काम करता है साइटोजोल। और मैंने इसका इस्तेमाल ये देखेंगे कि जब सेल डिवाइड होता है मिटोसिस में, सेल का डिवीजन भी हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें भी ये काम करता है। तो कुल मिलाकर के आप इसको कॉन्सेप्ट में ये कह सकते हैं कि द साइटोजोल प्ले अ रोल इन यूकारियोट मेटाबॉलिज्म। ये इसका क्वालिटीज़ है। तो समझ में आ गया है, द साइटोजोल प्ले अ रोल इन यूकारियोट मेटाबॉलिज्म। एक लास्ट इसको भी डिफाइन कर देते हैं, साइटोस्केलेटन को। साइटोस्केलेटन से नाम आप समझ में आ ही रहा होगा आपको कि जैसे बोलते हैं बॉडी में स्केलेटन टाइप का होता है। स्केलेटन वर्ड से आप फैमिलियर हो चुके होंगे। तो साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन है? तो साइटोस्केलेटन का फंक्शन जो है, गिविंग शेप टू सेल्स, लेकिंग अ सेल वॉल, अलाउइंग फॉर सेल मूवमेंट, इनेबलिंग मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स विद इन द सेल। तो साइटोस्केलेटन क्या करता है? ये भी जो है आपका सेल का जो शेप है उसको देने में हेल्प करता है, जो कि जो सेल वाल जिसमें नहीं है, तो उस सेल के लिए ये शेप बनाने में हेल्प करता है साइटोस्केलेटन। और सेल का जो मूवमेंट है उसको भी ये हेल्प करता है मूवमेंट करने में भी। और जो उसके अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जो पार्ट्स पाए जाते हैं, वो भी इसको मूव करने में ये भी हेल्प करता है ये। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइटोस्केलेटन का जो मेन फंक्शन है वो है शेप टू सेल्स, जिसमें कि सेल वाल नहीं है जिस सेल में, उसके लिए। एंड सेकंड है अलाउइंग फॉर सेल मूवमेंट, एंड थर्ड है इनेबलिंग मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स विद इन द सेल। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो, अगर नहीं आया हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपका आंसर देने के लिए हम प्रयास करेंगे। थैंक यू।